हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। दोस्तों, डर को दूर भगाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है और अभी हम लोग इकॉनमी रिलेटेड पीटी 365 को कवर करने जा रहे हैं और ऑलरेडी अभी तक इसके 5 वीडियोज आपके आ चुके हैं। ये 6th वीडियो है एंड दिस विल बी द सेकेंड लास्ट वीडियो ऑफ इकॉनमी पीटी 365। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको करा रहा हूँ इकॉनमी पीटी 365, जिसमें मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाते चल रहा हूँ एंड जो चीज़ें आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेनी चाहिए वो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। और अगर आप बस इतना कर लेते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम मैगजीन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे अपने शॉर्ट नोट से काम चला सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से अगर कुछ लोग 2024 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और वो मेरे 75 डेज प्रीलिम्स चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हैं तो वो सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन पर जुड़ करके जो रेलिवेंट डिटेल्स है वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला जो आर्टिकल है वो है PM गति शक्ति इनिशिएटिव के बारे में। PM गति शक्ति इनिशिएटिव ये क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लाया गया। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत लगभग 106 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खर्च करके इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बना दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा प्लान है। अब दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान में क्या होता है कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और इस कई बार सिर्फ कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। तो इस कोऑर्डिनेशन की कमी को ही दूर करने के लिए आपका ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसको बोला गया है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, तो पहले देख लीजिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है क्या, उसको समझ लीजिए। आप नाम लिख लीजिए सबसे पहले तो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये लिख लीजिए। एम क्या है इसका? टू प्रमोट मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स। फिर देखिए, ये आपका इसका एम है दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनकॉर्पोरेट इकोनॉमिक जोन्स लाइक टेक्सटाइल सेक्टर, मतलब ये सारे जितने इकोनॉमिक जोन्स हैं उन सबको इंटीग्रेट कर देगा। टेक्सटाइल सेक्टर्स को, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स को, डिफेंस कॉरिडोर्स को, इन सबको। ठीक है, फिर एक ये यूनिफाइड पोर्टल की तरह काम करेगा। दैट वुड ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवे एंड रोडवेज टुगेदर। आप इस लाइन को प्लीज़ लिख लीजिए। ठीक है, ये यूनिफाइड पोर्टल है दैट वुड ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज एंड रोडवेज टुगेदर। ठीक है, ये सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको इकट्ठा ला देगा ताकि काम जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। ये आप लिख चुके हैं। अब देखिए, 7 इंजन्स इसके लिख लीजिए। PM गति शक्ति के 7 इंजन्स लिख लीजिए। 7 इंजन्स इसके हैं PM गति शक्ति के: रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और ये 7 इंजन्स हैं आपके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जो 7 इंजन्स हैं वही हैं आपके स्कोप ऑफ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के 7 इंजन्स का नाम लिख लीजिए आप: रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इन सभी सेक्टर्स पर काम करना है किसको? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को। ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट किसको करना है? PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को। यानी उसके इम्प्लीमेंटेशन को आसान बनाएगा ये। समझ गए बात को? तो ये लिख लीजिए आप: स्कोप ऑफ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, या फिर स्कोप ऑफ नेशनल PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, या फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का इंजन्स। तो ये 7 इंजन NIP पाइपलाइन के, या फिर 7 स्कोप PMGS NMP के, दोनों सेम ही हैं। क्या क्या है? रोड है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, और दोस्तों
6 पिलर्स क्या क्या है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के, यानी पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने का क्या क्या तरीका होगा, अप्रोच होगा। तो ये प्लान बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है, यानी कि इसमें सारे मिनिस्ट्रीज कवर किए जाएंगे। फिर इसमें प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, ठीक है। फिर इसमें जो है आपके रिसोर्सेज के यूज को क्या किया जाएगा, ऑप्टिमाइज किया जाएगा। फिर इसमें सारे जो भी डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज के बीच में सिंक्रोनाइजेशन किया जाएगा ताकि डिलेज एंड क्लैशेस कम हो। जैसे दोस्तों कई बार पता है क्या होता है कि एक स्टेट जो है, जैसे झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड की बाउंड्री मान लीजिए और ये बिहार की बाउंड्री मान लीजिए, यहाँ से शुरू हो रही है। तो झारखंड ने एक रोड बनाया, यहाँ से यहाँ तक बना दिया, ठीक है, और बिहार ने एक रोड यहाँ से शुरू किया। अब देखिए एक अलग से रोड बनाना होगा इसको ऐसे जोड़ने के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये झारखंड और बिहार दोनों गवर्नमेंट्स आपस में मिल करके यही काम करती तो जहाँ तक से झारखंड का रोड खत्म हो रहा है वहीं से बिहार अपना रोड शुरू कर सकता था। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यही है सिंक्रोनाइजेशन, इस सिंक्रोनाइज वे में वो लोग काम करेंगे। फिर है एनालिटिकल डेटा और एनालिसिस डेटा और टूल्स का इसमें काफ़ी यूज होगा और ये डायनेमिक होगा। डायनेमिक का मतलब क्या है कि इसमें आप इंटरवेंशंस कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार बैठ करके प्लान बना लिया और बस उसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसमें कोई चेंजेज अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है। ये प्लान काफ़ी आपका डायनेमिक होगा, इसमें ज़रूरत के अनुसार से चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो आप पिलर्स लिख करके ना, पिलर्स लिख करके 6 पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति लिख करके बस आप शॉर्ट में लिख लीजिए COPSAD, और कहीं ना कहीं आपको मन में याद बगल में लिख लीजिए। C से कॉम्प्रिहेंसिव, O से ऑप्टिमाइजेशन, P से प्रायोरिटाइजेशन, S से सिंक्रोनाइजेशन, A से एनालिटिकल और D से डायनेमिक। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। अब आते हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव्स का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है तो वो देख लेते हैं। इट हैज़ एक्सपेडाइटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस अक्रॉस प्रोजेक्ट्स, यानी हर प्रोजेक्ट्स में जो प्रोसेस है उसको इसने तेज बना दिया है। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। फिर देखिए डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बाय बाइसैग-एन। अब देखिए ये चीज़ आपको लिखना है कि बाइसैग-एन जो है उसने डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बनाया है, ठीक है। तो लिखिए पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के अंतर्गत जो डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल है, डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल है वो किसने बनाया है? डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बनाया गया है बाइसैग-एन के द्वारा, यानी कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये आप लिख लीजिए, ठीक है, कि जो डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बनाया गया है फॉर पीएम गति शक्ति इम्प्लीमेंटेशन इट हैज़ बीन मेड बाय भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। पूरा लिखना होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव हो गया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के ऊपर में। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की बात करते हैं। देखिए जनरली क्या होता है आपको पता है कि ये एक रास्ता है, ये एक ट्रेन का रूट है। तो इस ट्रेन के रूट से पैसेंजर ट्रेन भी चलती है और जिसको मालगाड़ी फ्राइट कॉरिडोर भी चलता है, ठीक है। कई बार पैसेंजर के जो ट्रेन है उसको प्रेफरेंस देने के लिए जो आपका फ्राइट कॉरिडोर से जो मालगाड़ी है उसको रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से जो रॉ मटेरियल्स या फिनिश्ड गुड्स का ट्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ही लेट होता है, और बहुत लेट होगा तो क्या होगा, अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं कंपनीज को उसका नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के लिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली आपका 2 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। एक आपका लगभग कंप्लीट भी हो गया है, दूसरा भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो वो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है आपके वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, और एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, ध्यान रहे। तो जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसके बारे में लिखिए आप, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर लिख लीजिए, जैसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, शॉर्ट में भी लिखेंगे तो हो जाएगा, या जैसे आपको समझ पाएँ। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर रन करेगा आपका JNPT मुंबई, यानी कि मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से लेकर के, ठीक है, दादरी यूपी में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से लेकर के दादरी यूपी तक ये रन करेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि इसको फंड किया गया है जीका के द्वारा, यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा, ठीक है, जापान इंटरनेशनल
कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। फिर देखिए इम्प्लीमेंट किया गया है, हालांकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी दोनों के लिए ही यही आपका डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो लिख दीजिए इम्प्लीमेंटेड बाय कौन, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, देखिए एक बार आप कहीं पे भी लिख देंगे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर फुल, तो बाद में आप डीएफसी लिखेंगे तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो एक बार कहीं पर भी बस लिख दीजिए। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये बात ध्यान रहे कि ये जो है होली ओन्ड इंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, होली ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो जैसे अगर इसमें बोलता है कि इट इज़ पार्सली ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, तो वो गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए जो चीज़ें लिखवाता हूँ वहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछे ना पूछे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट देर इज ऑलवेज अ पोटेंशियल। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज पार्सली ओन्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गलत है। इज पार्सली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड पार्सली ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये होली ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, सिंपल। तो ये चीज़ आपने लिख लिया। अब आ जाइए आप ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के ऊपर में, इसका रनिंग लिख लीजिए डांकुनी वेस्ट बंगाल से लेकर के, डांकुनी वेस्ट बंगाल से लेकर के साहनेवाल हरियाणा तक, साहनेवाल हरियाणा तक, डांकुनी वेस्ट बंगाल से लेकर के साहनेवाल हरियाणा तक। ये पहले पंजाब के लुधियाना तक ही जाने वाला था, लेकिन इसको फिर और एक्सटेंड कर दिया गया है, साहनेवाल हरियाणा तक अब ये जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ लिख दीजिए। दूसरा लिखिए इट इज़ फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, ये दो चीज़ आप लिख दीजिए। और इम्प्लीमेंटेड बाय इसमें अब शॉर्ट में ही लिख दीजिएगा, इम्प्लीमेंटेड बाय DFCCIL, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया दोस्तों। और ये न्यूज़ में क्यों था कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो आपका अक्टूबर 2023 में ही कंप्लीट हुआ है जस्ट, इसीलिए न्यूज़ में था। तो खैर ये हो गया आपका दोस्तों डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से रिलेटेड आर्टिकल। ये ध्यान में रहे कि और कुछ नए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी प्रपोज किए जा रहे हैं, जैसे ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर आपका चलेगा खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा तक, ठीक है। फिर ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर चलेगा आपका पालघर से लेकर के डांकुनी तक, पालघर आपका महाराष्ट्र में है और डांकुनी आपका वेस्ट बंगाल है। फिर ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 चलेगा आपका, ये देख लीजिए राजखरसावन से अंडाल तक। फिर नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर चलेगा विजयवाड़ा से लेकर इटारसी तक। देखिए इटारसी का तो मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन इटारसी कहाँ पर है ये तो ज़्यादा नहीं पता है मुझे। लेकिन आपने अगर अभी हाल फिलहाल भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर एक वेब सीरीज आई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर एक वेब सीरीज आई थी, उसका वेब सीरीज का नाम था रेलवे मैन। हाँ रेलवे मैन, अगर वो देखा होगा आपने तो उसमें बार बार मेंशन किया जा रहा था कि उस ट्रेन को इटारसी जंक्शन में ही रुकवा लिया जाए, इटारसी जंक्शन में ही रुकवा लिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एमपी के आसपास हो सकता है, बट खैर वो सब से मतलब नहीं है अपने को, आप उसको देख लीजिएगा। और ये सब कुछ भी लिखना भी नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अब आइए दोस्तों हम लोग एक और नया आर्टिकल देखते हैं, यह है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट, बस ये ऊपर से पूरा लिख लीजिए। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट क्या है? देखिए कई लोग दिल्ली में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन दिल्ली में रहने का खर्च बहुत ज़्यादा है, और प्लस में क्या है कि पॉल्यूशन वगैरह के कारण एंड अवेलेबिलिटी भी नहीं है, इसलिए लोग दिल्ली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं आसपास के जगह में रहते हैं, जैसे यूपी में, ठीक है, या फिर हरियाणा में, या फिर आपका राजस्थान में, जो एकदम नियरेस्ट वहाँ से है। जैसे यूपी का नियरेस्ट पॉइंट हो गया आपका नोएडा वगैरह, ठीक है। फिर हरियाणा का गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब हो गया। तो उन सारे रीजन्स में रह करके वो लोग चाहते हैं कि मैं डेली दिल्ली जाऊँ काम करने के लिए और दिल्ली से वापस आ जाऊँ। तो इस कारण से कई लोग डेली दोस्तों 100 किलोमीटर्स अप एंड 100 किलोमीटर्स डाउन इतना जर्नी करते हैं। ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला जर्नी है, उसी के लिए ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट लाया गया है। ये मेट्रो से कहीं ना कहीं हल्का स्लो चलेगा लेकिन कम रुकेगा, ठीक है। मेट्रो से हल्का स्लो चलेगा लेकिन रुकेगा कम, बहुत 2 या 1 जगह रुकेगा, ठीक है। और करके आपको जो दिल्ली के आसपास वाले स्टेट्स हैं वहाँ से आपको दिल्ली ये डेली पहुँचाएगा और वहाँ से वापस लेकर के जाएगा, ठीक है। तो ये काम है आपका
RRTS का, तो ये आप लिख लीजिए। तो RRTS इट इज ए न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्यूट सर्विस कनेक्टिंग रीजनल नोड्स इन NCR। तो जो NCR में रीजनल नोड्स हैं उनको कनेक्ट करेगा। दिस विल ऑपरेट एट ए स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 160 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। लेकिन ये 180 किलोमीटर तक भी चल सकता है। स्पीड आप ऐसे लिख लीजिए, लगभग स्पीड ऐसे लिख लीजिए, RRTS का स्पीड लिख लीजिए 160 टू 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर लिख लीजिए विल कनेक्ट, ये सब छोड़ दीजिए, विल कनेक्ट रीजनल नोड्स इन NCR, विल कनेक्ट रीजनल नोड्स इन NCR। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये दिल्ली के आसपास के एरिया को कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेट्रो एंड इंडियन रेलवे से डिफरेंट है, बस। तो आपने इतना लिख लीजिए बस, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ मेट्रो एंड इंडियन रेलवेज, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ मेट्रो एंड इंडियन रेलवेज। फिर देखिए इट कैटर्स टू पैसेंजर्स लुकिंग टू ट्रैवल रिलेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस। मेट्रो से थोड़ा कम ही डिस्टेंस ट्रैवल करना रहता है, लेकिन ये मेट्रो से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कराएगा, ठीक है, एट हाइयर स्पीड। फिर देखिए इट विल प्रोवाइड रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल एट हाई स्पीड अलॉन्ग डेडिकेटेड पाथवे। तो ये सब हो गया। अब देखिए इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है NCRTC, लिख लीजिए RRTS। आपने एक चीज़ लिखा है, स्पीड लिखा है 160 से 180 किलोमीटर, ये पॉइंट आपने लिख लिया है। दूसरा आपने ये लिख लिया है कि इट विल कनेक्ट रीजनल नोड्स इन NCR। ये 2 ही पॉइंट अभी तक आपने लिखे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, और बस समझिए। तीसरा पॉइंट ये लिखिए बस कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज NCRTC, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NCRTC। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे आपने NCRTC लिखा है, उसको फिर ऐसे बॉक्स में खींच करके उसके नीचे ऐसे लिखिए, उसके नीचे ऐसे आपको लिखना है कि NCRTC क्या है। तो NCRTC एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, जॉइंट वेंचर कंपनी है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी, बस। अब यहाँ पे अगर पंजाब आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो गलत है, ठीक है। NCRTC में जॉइंट वेंचर कंपनी है किसके किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी के बीच में, ठीक है। ये चीज़ लिख लीजिए प्लीज, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। फिर देखिए इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंदर है, तो लिख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर काम करता है। और आप कुछ नहीं भी लिखेंगे, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो सब तो भी चलेगा। और महुआ लिख के भी आपका काम चल सकता है, अगर आपको पता है कि महुआ, माइती, ठीक है, MOF, MOH, ये शॉर्ट फॉर्म एकदम कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स हैं आपके मिनिस्ट्रीज के, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाएगा, महुआ के द्वारा। बाकी इसका पर्पस यही है दोस्तों, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना ही इसका पर्पस, यानी इसी पर्पस से इसको बनाया गया है। बस इसका कंपोजिशन से कोई मतलब नहीं है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी आपको आइडिया लग चुका है कि RRTS को इम्प्लीमेंट करना, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, ये सब इसका फंक्शन है। अब आइए दोस्तों कोच्चि वाटर मेट्रो की बात करते हैं। तो देखिए कोच्चि वाटर मेट्रो लिख लीजिए, और ये उसके नीचे लिख लीजिए कि इट इज़ इंडियाज फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो। देखिए मेट्रो से वो मत समझिएगा, वो मेट्रो ट्रेन नहीं है, ये बेसिकली बोट को मेट्रो बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बोट है, ये कोच्चि वाटर मेट्रो है ना, वो बोट है। कोच्चि वाटर मेट्रो क्या है, ये बोट है। तो समझिए कोच्चि वाटर मेट्रो इज एन इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी थ्रू इट्स इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ वाटरवे। तो वाटरवे के थ्रू कोच्चि का डिफरेंट पार्ट्स को ये क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। द बोट्स यूज लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरीज। अब आपको बस इतना लिख लेना है, ये सब कुछ नहीं। कोच्चि वाटर मेट्रो लिख दिया, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो, बगल में लिख दीजिएगा इट इज़ ए बोट। मतलब मैं तो लिखा था भाई, क्योंकि मुझे बहुत देर तक ये ऐसा लग रहा था कि ये पानी के आसपास चलने वाला या अंदर चलने वाला ऐसा कुछ जहाज ये है, आपका ट्रेन है, ठीक है। तो आप उसको बगल में लिख दीजिएगा कि ये बोट है कहीं ना कहीं। और वो बोट किससे चलेगा, ऐसे लिख लीजिए, दीज बोट्स यूज लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरीज, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरीज, ठीक है। अब लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरीज के बगल में आप लिख लीजिएगा कि ये कैन बी चार्ज इन 15 मिनट्स, कैन बी चार्ज इन 15 मिनट्स, ठीक है, कैन बी चार्ज इन 15 मिनट्स, ठीक है। लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरी जो है ये सेफेस्ट
कॉमर्शियली अवेलेबल बैटरी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। कैन बी चार्ज इन 15 मिनट्स। अगला पॉइंट ये लिख लीजिए कि दे आर सेफेस्ट कॉमर्शियली एक्सेसिबल बैटरीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो कॉमर्शियली एक्सेसिबल बैटरीज हैं उनमें से ये सेफेस्ट बैटरी है, सेफेस्ट बैटरी है। फिर लिखिए कोच्चि वाटर मेट्रो के बगल में ही ना, जब ऊपर में लिखिएगा कोच्चि वाटर मेट्रो तो उसको ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा कि KWM। तो नीचे लिखिए आप कि कोच्चि वाटर मेट्रो वोन द प्रेस्टिजियस, तो यहाँ लिखिए KWM वोन द प्रेस्टिजियस गुसीज अवार्ड। KWM ने क्या किया है, वोन गुसीज अवार्ड। प्रेस्टिजियस भी काट दीजिए, प्रेस्टिजियस से तभी तो बात कर रहे हैं। तो कोच्चि वाटर मेट्रो ने गुसीज अवार्ड जीता है, गुसीज अवार्ड जीता है। गुसीज अवार्ड कहाँ का है, फ्रांस का है, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। KWM हैज वॉन गुसीज अवार्ड फ्रॉम फ्रांस। ऐसे करके इतना आपने लिख लिया दोस्तों। बाकी अब देखिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस क्या होता है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर एक ट्रक से सामान हम लोग ले जाते हैं कंपनी से रेलवे स्टेशन तक, या फिर जो भी लोडिंग पॉइंट होता है वहाँ तक, और वहाँ पर रेलवे में लोड करते हैं। फिर रेलवे को जहाँ उतारना है वहाँ पर फिर एक ट्रक जाएगी, और फिर वहाँ से रेलवे से कोई उसको सामान को अनलोड करेगा और ट्रक पर लोड करेगा। तो इन सब में बहुत ना दिक्कत होती है, ठीक है। तो उससे अच्छा आजकल रेलवे वगैरह में क्या सिस्टम आ गया है कि सीधे वो ट्रक, लोडेड ट्रक ही रेलवे में जाकर के चढ़ जाती है। मतलब ट्रेन के ऊपर जाकर के लोडेड ट्रक को ही लोड कर दिया जाता है, और ट्रेन जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएगी, वहाँ से सीधे ट्रक नीचे उतरेगा और फिर वो एंड पॉइंट तक उसको पहुँचा देगा। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस। तो ये ट्रेन में भी चढ़ा जाती है ऐसी, मतलब एक ट्रक को सीधा ट्रेन में चढ़ा दिया गया, या फिर एक ट्रक को सीधा बोट में चढ़ा दिया गया। तो इसी को रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस बोलते हैं। और एक होता है रो पैक्स, तो ये भी वैसे ही है, लेकिन इसमें सामान भी जाएगा और आदमी भी जा सकता है, पैसेंजर भी जा सकता है। फिर रिवर क्रूज सिस्टम, तो ये सब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लीजिए आप, रिवर क्रूज एक है, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए एक नीचे से ऐसा बस छोटा पॉइंट लिख के लिखिए, गंगा विलास। गंगा विलास क्या है, तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। गंगा विलास जो है, गंगा विलास इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर क्रूज। इसको लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया गया है दोस्तों। तो ये क्या करता है ना, गंगा नदी में चलते हुए, गंगा नदी और गंगा के कुछ डिफरेंट जो रिवर सिस्टम्स हैं उनके थ्रू चलते हुए, ये देखिए कितने दूर तक जाता है। ये कवर करता है लगभग 3200 किलोमीटर। नदी में 3200 किलोमीटर तक ये क्रूज चलता है, और 27 रिवर सिस्टम्स को पार करता है, 5 स्टेट से गुजरता है, इंडिया में भी जाता है और बांग्लादेश में भी जाता है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं रिवर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसको लाया गया है, गंगा विलास को। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है दोस्तों। इसका एक जर्नी जो है मैं पढ़ रहा था पिछले साल जब आया था, तो कुछ 14-15 लाख का है, ठीक है। यानी एक बार आप कुछ क्रूज ट्रिप आपको लेना है तो 14-15 लाख आपको चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि आपको कितने पैसे कमाने की ज़रूरत है। तो ये इसको आप प्लीज़ लिख लीजिएगा कि गंगा विलास क्या है। गंगा विलास वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, ठीक है। और ये क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करेगा इंडिया में। तो ये लिखने की तो क्या ही ज़रूरत है, बस इतना लिख लीजिए, विल कवर 3200 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। बस आप इतना भी लिख लेंगे ना कि बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो काफ़ी हो जाएगा, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों में ही ये क्रूज टूरिज्म, रिवर टूरिज्म को प्रमोट करेगा। दोस्तों अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग, ये है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के ऊपर में। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड दोस्तों क्या है, तो लिखिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है इज ऑल्सो नोन एज वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी, ठीक है। तो लिख लीजिए नेशनल, पहले पूरा नाम लिख लीजिए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लिख लीजिए, AKA यानी ऑल्सो नोन एज वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी। यानी जैसे मेट्रो में जाने के लिए आपको अलग मेट्रो का कार्ड बनवाना पड़ता है, कई जगह बस सर्विसेज लेने के लिए आपको अलग कार्ड बनवाना पड़ता है, या तो आप पैसे दे करके खरीदे टिकट उसका, या फिर एक कार्ड आपको उसका अलग से बनवाना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको ये जो टोल होता है, टोल पे करने के लिए आपको अलग से वो बनवाना पड़ता है कार्ड या कुछ, ठीक है। तो ये एक ऐसा कार्ड बनेगा, ये वन नेशन वन कार्ड रहेगा फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी,
ठीक है, वन नेशन वन कार्ड रहेगा फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी। इसको 2019 में ही ये लॉन्च कर दिया गया था। द कस्टमर में यूज ए सिंगल कार्ड फॉर पेमेंट्स अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स इंक्लूडिंग मेट्रो, बस, सब अर्बन, रेलवे, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी, रिटेल। तो आप ऐसे लिख लीजिए, वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी, और यहाँ एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल बस सीधा लिख लीजिए, फॉर मेट्रो, बस, टोल, ईटीसी, फॉर मेट्रो, बस, टोल, ईटीसी ऐसे लिख लीजिए। आपका काम ये हो गया। अब उसमें लिखिए, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है दोस्तों, इसमें डुअल इंटरफेस है, ये आपको लिखना है। डुअल इंटरफेस में एक लिख लीजिए कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस है, कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस है। कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस में क्या होता है दोस्तों, कार्ड को कहीं भी कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ता है, बस से एक डिवाइस है, उसे काफ़ी नज़दीक ले जाने से वो कार्ड को रीड कर लेता है। आप लोग एक नया वाला जो एटीएम कार्ड देख रहे होंगे, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी आगे है, जिसको बोलते हैं रेडियो आरएफसी टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रेडियो समथिंग टेक्नोलॉजी ये है। तो आरएफसी टेक्निक से को यूज करके वो कार्ड को रीड कर लेता है दोस्तों। तो एक हो गया आपका कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस, इसमें पिन विन नहीं डालना पड़ता है, लेकिन ये स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए ही होता है, 50 रुपये 100 रुपये ऐसा कुछ पे करना होगा तो। और अगर ज़्यादा आपको ये करना है तो आपको कॉन्टैक्ट इंटरफेस, मतलब टोटली कार्ड को वहाँ उसमें पीओएस में डाल करके आपको पिन नंबर दबाना होगा, ठीक है। तो एनसीएमसी कार्ड का डुअल इंटरफेस है, बस आपको इतना लिखना है, कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस, और दूसरा लिख लीजिए कॉन्टैक्ट इंटरफेस, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस में इतना लिख लीजिए कि लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, लिमिट ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन लिख लीजिए, लिमिट ऑन नंबर ऑफ एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए एनसीएमसी में आप लिखिए डुअल इंटरफेस है, देखिए कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस, जिसमें आप लिख लीजिए क्या है, लिमिट ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, और दूसरा लिख लीजिए कॉन्टैक्ट इंटरफेस, जिसमें कि पिन डालना होगा, इसमें लिख लीजिए पिन नहीं डालना होगा, इसमें लिख लीजिए पिन डालना होगा, ठीक है। ऐसे कर करके आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको मैं वो पूरा चीज़ लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब लिख लीजिए इसको किसके द्वारा डेवलप किया है, कि इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, प्लस प्लस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, प्लस सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए अब मुझे नहीं पता है कि इसमें से आप में से कितने लोग अवेयर हैं, लेकिन आप महुआ लिखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो जाता है। आप एनपीसीआई लिखते हैं, शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्लस सीडैक, सीडैक हो गया आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, प्लस बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये सब बहुत ही नोन आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एटलीस्ट सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए, बाकी लोगों के लिए तो नहीं है नोन, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों जो है आपका इसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है। वो जो मैं बता रहा था ना, जो कॉन्टैक्टलेस जो इंटरफेस काम कर रहा था, वो काम कर रहा था नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज ए शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी दैट यूजेज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस व्हेन दे आर टच्ड और ब्रॉट विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ ईच अदर। बहुत नज़दीक लाने से ही वो रीड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो बाकी आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आइए अब अगला देखते हैं हम लोग आर्टिकल, यह है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के बारे में, ठीक है। तो इंडिया ने हाल फिलहाल मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया है। तो आप पहले तो इतना लिख लीजिए कि मैरीटाइम अमृतकाल विजन पहले लिख लीजिए, ठीक है। इसको किया है गया है, लॉन्च किया गया है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के द्वारा, ठीक है। यहाँ इसको लिख लीजिए, लॉन्च्ड अंडर या ड्यूरिंग लिख दीजिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, ठीक है। ग्लोबल के सामने भी थर्ड लिख लीजिए कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो है तीसरी बार हो रहा था, ठीक है। लिख लीजिए प्रिपेयर्ड बाय, उसके नीचे लिख लीजिए प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ
पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ PSW। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सब आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट दोस्तों हुआ था 2016 में, ठीक है, मुंबई में। ये सब से कोई मतलब नहीं है। अब आइए मैरीटाइम अमृतकाल विजन के बारे में देखते हैं क्या है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप है दोस्तों टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर थ्रू इनिशिएटिव्स अंडर 11 थीम्स। ठीक है, तो बस ये आपको लिखना है कि ये क्या है, ये है रोड मैप है टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। ठीक है, इट इज ए रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर्स। ठीक है, जिसमें कि 11 थीम्स हैं, 11 थीम्स है, जिसमें कि क्या क्या है, सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर होना चाहिए। सस्टेनेबल एंड ग्रीन का मतलब उसको कार्बन न्यूट्रल बनाओ, उसमें ग्रीन फ्यूल प्रमोट करो, हाइड्रोजन प्रोडक्शन करो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी है दोस्तों। इसके अलावा पोर्ट मॉडर्नाइजेशन करो, फिर ग्लोबल प्लेयर को इन्वाइट करो शिप बिल्डिंग में, रिपेयर में एंड रिसाइकलिंग में। फिर इंडिया का जो टॉनेज है, यानी कि कितना टन कैपेसिटी है इंडिया के पोर्ट्स का, उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, फिर ओशन कोस्टल एंड रिवर क्रूज सेक्टर को प्रमोट करना। फिर लॉजिस्टिक्स को इन्हांस करना, लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इन्हांस करना। फिर आपका और भी चीज़ें हैं, जैसे ऑफर मैरीटाइम प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक मैरीटाइम लॉ, फाइनेंस, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, मैरीटाइम क्लस्टर डेवलपमेंट, डेडिकेटेड, ये सब मैरीटाइम, ग्लोबल मैरीटाइम प्रेजेंस, इफिशियंसी इन्हांसमेंट, ये सब चीज़ें करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब एक बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो आपको आइडिया होगा ही कि मैरीटाइम सेक्टर को इम्प्रूव करा तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बस वो है। तो ये मेंस वेंस में कभी काम आएगा, अभी उसको कुछ भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब आइए दोस्तों ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस, ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो ये ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस है, पहले तो नाम से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, नाम से आइडिया भी लग रहा होगा कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है। तो अगर ऊपर वाले में आपने फुल फॉर्म लिखा भी था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज का, अब आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखे बाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया क्या है, ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023, जिसको कि ऑल्सो नोन एज लिख लीजिए, ऑल्सो नोन एज हरित सागर गाइडलाइन। ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन उसी को बोला जा रहा है हरित सागर गाइडलाइन। ठीक है, तो ये आप कर चुके हैं दोस्तों। अगर तो हरित सागर गाइडलाइन क्या है, इसका ड्रीम क्या है दोस्तों, कि एनविसाजेज इकोसिस्टम डायनेमिक्स इन पोर्ट डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस व्हाइल अलाइनिंग वर्किंग विथ नेचर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड हार्बर इकोसिस्टम। तो आप बस इसमें इतना लिख लीजिए aligned with working with nature concept। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया भी लग जाएंगी कि भाई ये नेचर के साथ काम करने की बात कर रहा है, नेचर के अगेंस्ट डेवलपमेंट करने की बात नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये भी है कि अब मान लीजिए आपसे पूछ भी सकता है ये वर्किंग विथ नेचर कॉन्सेप्ट रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है, वाज अडॉप्टेड इन विच पॉलिसी गाइडलाइन, मेरी बात समझ रहे हैं। और फिर वहाँ 2-3 पॉलिसीज का नाम दे देगा और उसमें ये भी रहेगा, हरित सागर भी रहेगा। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि दूसरा ये हरित सागर रहेगा तो आगे भी आपको कुछ ग्रीन मतलब पॉलिसीज ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वर्किंग विथ नेचर कॉन्सेप्ट जो है इसको अडॉप्ट किया गया है रिसेंटली आपका ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 में। तो इसका एम्फेसिस क्या क्या रहेगा दोस्तों, क्लीन ग्रीन एनर्जी इन पोर्ट ऑपरेशन, पोर्ट कैपेबिलिटीज बढ़ाना फॉर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ ग्रीन फ्यूल्स, जैसे हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मिथेनॉल, ग्रीन इथेनॉल, ये सब। ठीक है, फिर देखिए पोर्ट्स मस्ट मीट एटलीस्ट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड्स वाया रिन्यूएबल बाई 2030। तो इसको आप शॉर्ट में लिख दीजिए, 60% पोर्ट इलेक्ट्रिसिटी वाया रिन्यूएबल बाई 2030, इसको लिख लीजिए। प्लस में लिख लीजिए 90% बाई 2047, मतलब 2030 तक जो पोर्ट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं उसका 60% रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। और वही चीज़ 2047 तक लगभग 90% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका रिन्यूएबल से आना चाहिए। ठीक है, फिर हर पोर्ट में एक LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का बंकरिंग स्टेशन होना चाहिए। लिक्विफाइड नेचुरल गैस का बंकरिंग मतलब उसको स्टोर करने वगैरह का स्टेशन होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो आप इसको लिख लीजिए
तो ये आप इसको भी लिख लीजिए दोस्तों, ईच पोर्ट मस्ट हैव 1 LNG बंकरिंग स्टेशन बाई 2030। फिर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नियर बाई होना चाहिए यहाँ पे पोर्ट के। फिर ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये कुछ ये नहीं है, बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव्स क्या क्या है, तो प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स विथ 2 वर्टिकल्स, ग्रीन पोर्ट्स इनिशिएटिव एंड स्वच्छ भारत अभियान। फिर नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग पायलट प्रोजेक्ट, ये सब किया जा रहा है। फिर ड्राफ्ट ग्रीन पोर्ट्स पॉलिसी, ये सब छोड़ दीजिए आप। अब आइए दोस्तों रेलवे सेफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो रेलवे सेफ्टी न्यूज़ में था क्योंकि जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में दोस्तों आपको पता है कि 2 ट्रेन टकरा गई थी, जिससे काफ़ी डेथ हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग इंडियन रेलवे के बारे में आप सबसे पहले ऊपर टॉपिक डाल दीजिए, रेलवे सेफ्टी इन इंडिया, ऐसे डाल ही दीजिए, थोड़ा सा स्पेस लगेगा, नो प्रॉब्लम। तो लिख लीजिए इंडियन रेलवे इज़ 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फर्स्ट है आपका US, सेकेंड लार्जेस्ट है चाइना, थर्ड लार्जेस्ट है रसिया, और 4th लार्जेस्ट जो रेलवे नेटवर्क है वो इंडिया है, ये आपको लिख लेना है। रूट लेंथ है इंडियन रेलवे का लगभग 67,000 किलोमीटर, ये सब आप लिख लीजिए। अब इंडियन रेलवे में जो सेफ्टी के लिए ऑपरेशनल लेवल पर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, तो बस सुन लीजिए फिलहाल, बाकी जिसको बोलूँगा लिखने उसी को लिखना। जैसे कि हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाया गया है, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया है, कवच लाया गया है, कवच को मैं अलग से कवर करूँगा। फिर हॉट्स 3X लाया गया है, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार लाया गया है, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एंड अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, ये सब लाया गया है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर दोस्तों कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी बनाया गया है, रेलवेज डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया गया है, रेलवे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया गया है, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये सब बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब कुछ भी अभी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे खास बात ये है। फिर रेलवे सेफ्टी में इशूज क्या क्या है दोस्तों, एक तो ऑपरेटिंग रेशियो रेलवे का बहुत कम है। ऑपरेटिंग रेशियो इसको बोलते हैं कि 100 रुपये कमाने के लिए एग्जैक्टली किसी कंपनी को जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, टू अर्न 100 रुपीज़ द अमाउंट यू स्पेंड, 100 रुपये कमाने के लिए जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसको बोला जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखिए खास बात यह है कि रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो है दोस्तों 107%, यानी 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे को 107 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो रेलवे का बहुत अच्छा नहीं है। अब जब ऑपरेटिंग रेशियो नहीं होगा उतना अच्छा, तो वो मतलब बेसिक चीज़ों को मैनेज करने में ही ज़्यादा खर्च करेगी, सेफ्टी वगैरह में कहाँ उतना खर्च कर पाएगी या फोकस नहीं हो पाएगा। तो ये इसका प्रॉब्लम है। फिर देखिए डीरेलमेंट बहुत होते हैं, जो 69% ऑफ जो रेलवे एक्सीडेंट है वो डीरेलमेंट के कारण, मतलब पटरी से ट्रेन उतर जाती है उसी कारण से होता है दोस्तों। तो आपकी भी जो UPSC प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें दुर्घटना तभी घटेगी जब अगर आप पटरी से उतर जाएंगे। तो पटरी पर से उतरिए मत, पटरी पर चलते रहिए, ठीक है। फिर देखिए कंजेशन ऑफ ट्रैक्स, ये एक प्रॉब्लम है कि एक ही ट्रैक पर बहुत सारे ट्रेन्स को चलाना है, मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं है उससे भी ज़्यादा ट्रेन्स को चलाना है, जिसके कारण आपको पता है कि इंडिया में रेलवेज लेट वगैरह भी होते रहते हैं। खैर वो सब छोड़िए, अब आप सीधा सीधे लिखिए इसके बारे में, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसका खास बात आपको बस ये लिखना है, देखिए कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर नहीं आता है। तो यही इसका खास बात है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर क्यों रखा गया दोस्तों, ये बेसिकली सेफ्टी ऑडिट वगैरह करेगा जो भी रेलवे बॉडीज का, ठीक है। अब सोचिए कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ही ये होता, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ही होता ये, तो जो एक रेलवे का प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है फिर वही उसका ऑडिट भी करेगा, तो फिर उसको अपने चीज़ों में वो कमी तो नहीं निकालेगा ना दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर नहीं रखा गया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उसके अंदर इसको रखा गया है, ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अगर ये लोग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं कर रहे हैं तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वालों को इसमें कमी निकालने में कौन रोका है, वो तो बिल्कुल निकालेंगे ही, ठीक है, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ आपको एकदम लिख ही लेना है कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये इट वर्क्स अंडर
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसका हेडक्वार्टर वैसे कहाँ पर, ये भी लिख लीजिए, हेडक्वार्टर इसका उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख लेना है। ये क्या करता है, आपका ट्रेन एक्सीडेंट्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट करता है, तो वो बताएगा ना भाई कि इसमें किसकी गलती थी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाले ही इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर थोड़ा सा समझ रहे हैं ना मेरी बात को, क्या हो सकता है वहाँ पर, कि वो लोग बोलेंगे कि भाई तुम तो अपने आदमी हो, थोड़ा मैनेज कर लो ऐसे करके। तो वो सारी चीज़ें हटाने के लिए इसको दूसरे मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। फिर देखिए, जो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, इसके बारे में देख लीजिए। ये एक डेडिकेटेड फंड है टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी एंड रिलेटेड वर्क्स ऑफ रेलवेज। ठीक है, जो क्रिटिकल सेफ्टी वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा फंड क्रिएट किया गया है। फिर देखिए, लिंक हॉफमैन बुसेज कोचेज को बनाया गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं कुछ भी, लिंक हॉफमैन बुस। ठीक है, लिंक हॉफमैन बुस कोच जो है, ठीक है, ये अब ये नया टाइप का कोच है। कोच यानी जो ट्रेन का जो डब्बा होता है ना, उसको कोच बोलते हैं। ठीक है, तो ये नया टाइप का कोच है दोस्तों। पहले जो ट्रेन में कोच यूज होता था उसको बोलते थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से जो कोच बनता था उसको रिप्लेस किया जा रहा है लिंक हॉफमैन बुस वाले कोच से। तो लिंक हॉफमैन बुस वाला कोच कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ज़्यादा सेफ है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वाले ट्रेन के डब्बों से। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाइए बस। अगेन यू डोंट हैव टू राइट दैट, ये सब चीज़ें नहीं लिखिए। ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये बनाया गया दोस्तों। ये वेब बेस्ड आईटी एप्लीकेशन है, तो मतलब ये आपको बताएगा कि ट्रेन कहाँ है, नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का सिस्टम तैयार किया गया है। फिर कवच सिस्टम को बनाया गया है। बस आपको कवच सिस्टम पर आ जाइए सीधा। कवच क्या है उसको देखिए। तो कवच दोस्तों, पहले इसका नाम था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो लिख लीजिए पहले तो कवच लिख लीजिए, कवच लिखिए। इसका ये लिखिए, ऑल्सो नोन एज लिख लीजिए ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। पूरा फुल फॉर्म आपको लिखना है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इसको बोला जाता है कवच। तो कवच ये बनाया गया है दोस्तों, डेवलप किया गया है इसको रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ही काम करती है। ठीक है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कवच एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो कि ट्रेन्स के आपस में कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर पायलट जो है यानी कि जो ट्रेन को चलाने वाला जो है, अगर उसे कुछ गलती भी हो जाए तो भी ये ट्रेन्स को आपस में कोलाइड नहीं होने देगा। ठीक है, वो उसको स्पीड घटा देगा। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस वो खुद से ले लेगा, इसी के लिए इसको बनाया गया है। इसको बनाया किसी के द्वारा गया है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और इंडिजीनस है, इसको भी लिख लीजिए, ये इंडिजीनस यानी कि इंडिया में ही पूरी तरीके से इसको बना लिया गया है। ये इंडिजीनस सिस्टम है। और ये है क्या, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बिल्कुल खुद से, मतलब जब ड्राइवर या जो पायलट है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऐसा है कि वो खुद ब खुद डिसीजन लेकर के ट्रेन को स्लो करना या फिर इवन स्टॉप कर देगा। ठीक है, और ट्रेन को आपस में टकराने नहीं देगा। बस इतना लिख लीजिए, कवच ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडिजीनसली डेवलप्ड, इतना बस लिख लीजिए। और ये क्या करता है, ये करता है प्रिवेंट्स कोलिजन बिटवीन टू लोकोमोटिव्स, दो ट्रेन्स के बीच में टक्कर से बचाता है। एक चीज़ और लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर लिख लीजिए, इसमें है 1 in 10,000। ठीक है, 1 in 10,000 ईयर्स। ठीक है, 10,000 ईयर्स, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। 10,000 साल में एक ही इसमें एरर होने का प्रोबेबिलिटी है। खैर, आपको उससे मतलब नहीं है। 10,000 ईयर्स आप मत लिखिए, 1 in 10,000 बस लिखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो होगा 1 in 10,000, इतना आपको लिखना है बस। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एक नया आर्टिकल। यह है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, बेसिकली जो कार चलती है ना, जो आपकी जो कार होती है, उसके बारे में ये आर्टिकल है, उसके सेफ्टी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ठीक है, तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम आप लिख लीजिए, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। फिर आप लिख लीजिए भारत NCAP, ब्रैकेट में भारत NCAP। ठीक है, इसको रोल आउट किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। तो रोल्ड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज।
ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए कि मॉडल्ड ऑन ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जैसे भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है ना, तो इसको कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड है ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम से। तो बस इतना लाइन लिख लीजिए कि मॉडल्ड ऑन ग्लोबल एन कैप। ठीक है, ग्लोबल एन कैप, और ग्लोबल एन कैप के नीचे लिख लीजिए ऐसे ब्रैकेट दे करके, इसको बक्से में बंद करके ऐसे लाइन खींच करके लिख लीजिए कि ग्लोबल एन कैप क्या है दोस्तों, ये मेजर प्रोजेक्ट है ऑफ टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन विच इज अ यूके रजिस्टर्ड चैरिटी। टुवर्ड्स जीरो मतलब ऐसा ये इन लोगों का प्रयास है कि धीरे धीरे रोड एक्सीडेंट्स वगैरह से एक भी इंसान की मौत ना हो, यही है टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन, यूके बेस्ड। ठीक है, तो ग्लोबल एन कैप क्या है, प्रोजेक्ट ऑफ टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन यूके, ये चीज़ आपको लिखना है। तो आपने लिख लिया भारत एन कैप, पहले पूरा लिख लीजिए भारत एन कैप, मिनिस्ट्री लिख ली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये लिख दिया कि मॉडल ऑन ग्लोबल एन कैप, फिर ये लिख लिया कि ग्लोबल एन कैप जो है ये एक प्रोजेक्ट है टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन का, जो कि यूके बेस्ड एनजीओ है। इतना आपने लिख लिया तो ये सारा कुछ हो गया दोस्तों। बाकी देख लीजिए कि भारत एन कैप और ग्लोबल एन कैप का और यूरोपियन एन कैप का यहाँ कंपेरिजन है, कुछ भी हम लोग को मतलब नहीं है उससे। ठीक है, सो पार कर दीजिए। देखिए फीचर्स क्या क्या है भारत एन कैप में, ये कहीं ना कहीं कार सेफ्टी से रिलेटेड है। अगर आपको इतना लिखने के बाद नहीं समझना है कि ये कार सेफ्टी से रिलेटेड है, तो ब्रैकेट में से छोटा सा लिख दीजिए रिलेटेड टू कार सेफ्टी, रिलेटेड टू कार सेफ्टी। तो ऐसे लिखा रहेगा ना कहीं, भारत एन कैप रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, अब रिलेटेड टू वो कार सेफ्टी से रिलेटेड है। अब इसमें दोस्तों क्या है, एप्लीकेबल है टू पैसेंजर व्हीकल विथ नॉट मोर देन 8 सीट्स। ठीक है, लिख लीजिए एप्लीकेबल पैसेंजर व्हीकल्स लेस देन 8 सीट्स, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, फिर 8 सीट से बड़ा जो हो गया धीरे धीरे फिर वो बस वगैरह के सेक्टर में चला जाएगा। ठीक है, तो उनका अलग प्रोटोकॉल रहेगा। ठीक है, ये एप्लीकेबल आप लिख लीजिए। फिर एप्लीकेबल के ही नीचे में एक चीज़ और लिख लीजिए, कंबसन इंजन भी, सीएनजी वाले कार भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले भी, सारे कार्स को इसके थ्रू टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल में दोस्तों एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन भी है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल में लिख लीजिए, इसमें एडल्ट ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन भी है और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, मतलब कि बच्चे का भी दुर्घटना में कुछ ना हो और आपका एडल्ट को भी दुर्घटना में कुछ ना हो, और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह भी इसमें लगाई गई है। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये आपको लिख लेना है। टेस्टिंग प्रोटोकॉल में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन है। ठीक है, टेस्टिंग इसमें वॉलेंटरी होगी, यानी सभी को मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो मैंडेटरी नहीं है तो टेस्टिंग वॉलेंटरी होगी। तो लेकिन जब वो कोई भी कार कंपनी क्यों टेस्ट कराएगी, क्योंकि टेस्ट करा करके वो बता सकती है कि देखो मेरा इतना स्कोर है करके, तो लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए। ठीक है, और जो कंपनी अग्री करती है टेस्टिंग के लिए उसका रैंडम सैम्पलिंग किया, मतलब कि वो बोलेगी कि मेरा कोई भी कार उठा करके ले जाओ, तो वो लोग जो टेस्ट करने वाले जाएंगे वो किसी भी आपके उनके शोरूम से एक रैंडम कार उठा लेंगे और फिर उसको जो है अलग अलग तरीके से उसका टेस्ट करेंगे दोस्तों। उसको पोल से टक्कर वगैरह मारा जाता है, मतलब और सबसे हाईएस्ट स्पीड 200 जितना भी उसका हाई स्पीड है उस ट्रैक उसको दौड़ाया जाता है उसमें, फिर उसका इवन कोलिजन वगैरह भी कराया जाता है दोस्तों। देखिए पोल इम्पैक्ट टेस्ट है ना, तो ये सब चीज़ें कराई जाती है। ठीक है, ये एक टर्म लिख लीजिए दोस्तों, ब्लैक स्पॉट्स। देखिए ये ब्लैक स्पॉट्स एक नेशनल हाईवे वगैरह में या रोड्स में ब्लैक स्पॉट उसको बोलते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर तो आपको नहीं जानना है कि इधर 5 रोड एक्सीडेंट होने चाहिए लास्ट 3 साल में, ठीक है, या फिर लास्ट 3 साल में कम से कम 10 मौत होनी चाहिए। तो जिस स्पॉट में भी मतलब जिस 500 मीटर के एरिया के अंदर लास्ट के 3 साल में 5 से अधिक रोड एक्सीडेंट हुए हों या फिर 10 से अधिक मौत हुई हो तो उसको ब्लैक स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, इसको आप लिख लीजिए कि ब्लैक स्पॉट्स क्या है। ब्लैक स्पॉट्स लिख लीजिए 500 मीटर स्ट्रेच ऑन नेशनल हाईवे विथ हाई एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी। कहीं ना कहीं मन में आप ये भी याद रखिएगा कि हाई एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी में 5 रोड एक्सीडेंट हो लास्ट 3 साल में, या फिर 10 मौतें हो लास्ट 3 साल में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये है दोस्तों ब्लैक स्पॉट्स। तो ब्लैक स्पॉट्स कवर हो गया। और फिर आप एक चीज़ लिख लीजिए, डकार डिक्लेरेशन। डकार डिक्लेरेशन क्या है दोस्तों? ये अफ्रीकन कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया है। लिख लीजिए बस, अडॉप्टेड बाय अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, और रिलेटेड टू रोड सेफ्टी, बस इतना ही आपको लिखने की ज़रूरत है और कुछ भी मत लिखिए। डकार डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय अफ्रीकन कंट्रीज रिलेटेड टू रोड सेफ्टी, दैट्स ऑल यू हैव टू राइट। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें, अब देखिए रोड सेफ्टी से रिलेटेड NHAI बहुत कुछ करते रहती है, तो वो सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, बट प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल। आइए दोस्तों, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आप ना ये मैप बना लीजिए कॉपी में ही, ऐसे करके आप मैप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस इतना मैप बना लीजिए। इतना मैप बना करके आप मार्क कर लीजिए मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। और हर जगह ये लिख लीजिए, यहाँ पर कांदला पोर्ट लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और JNPT। यहाँ पर 2 पोर्ट है, ध्यान में रहे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का पोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का पोर्ट है, दोनों मुंबई में ही एकदम अगल बगल में है। फिर तीसरा लिख लीजिए मोरमुगांव गोवा में है। चौथा में लिख लीजिए न्यू मैंगलोर, ये कर्नाटका में है। फिर पाँचवा लिख लीजिए कोच्चिन, जो कि केरला में है। फिर आपका टूटीकोरिन, ठीक है, टूटीकोरिन VO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, टूटीकोरिन VO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, ये तमिलनाडु में है। फिर आपका और है, ये देखिए चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट। तो तमिलनाडु में आपका टोटल 3 पोर्ट हो गया, टूटीकोरिन, चेन्नई और इन्नोर। फिर आपका आंध्र प्रदेश में लिख लीजिए विशाखापट्टनम पोर्ट है। फिर उड़ीसा में लिख लीजिए कि आपका पारादीप पोर्ट है। और फिर बंगाल में आपका कोलकाता पोर्ट है। तो ये सारा आपको लिख लेना है। तो ये मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया है दोस्तों। एक लाइन लिख लीजिए कि मेजर पोर्ट्स कम अंडर यूनियन लिस्ट, मेजर पोर्ट्स कम अंडर यूनियन लिस्ट, माइनर पोर्ट्स कम अंडर कंकरेंट लिस्ट। अगला लाइन लिख लीजिए माइनर पोर्ट्स कम अंडर कंकरेंट लिस्ट। मेजर पोर्ट्स मेनली जितने भी हैं, ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट ओन्ड हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट जो है 2021 और इंडियन पोर्ट्स एक्ट है, ये दोनों एक्ट जो है मेजर पोर्ट्स के को गवर्न करता है। बेसिकली आपको ये जानना है, तो खैर तो नाम से ही आप इसको बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट लाई गई है, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर प्रेजेंटेड 352nd रिपोर्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। तो ये सब कुछ नहीं जानना है, सीधे आप इसका डेटा ही जान जाइए कि ये क्या क्या उस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, बस आपको वो जानना है। ठीक है, तो लिखिए पोर्ट्स का जो है टर्न अराउंड टाइम जो है वो घटा है, ये लिखिए टर्न अराउंड टाइम ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2013 और 14 में था 94 आवर्स, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये घट करके हो गया है 52 आवर्स। तो कहीं ना कहीं टर्न अराउंड टाइम ऑफ जो इंडियन शिप्स है, इंडियन पोर्ट्स जो है वो घट गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख दीजिए। फिर देखिए ट्रैफिक जो है, जो आपका पहले था 555 मिलियन टन जो है कैपेसिटी मतलब हैंडल किया जाता था 2013-2014 में, और अब उस कितने को हैंडल किया जा रहा है, 796 मिलियन टन्स को हैंडल किया जा रहा है 2023-2024 में। फिर आपका कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। फिर ऑपरेटिंग रेशियो दोस्तों, ऑपरेटिंग रेशियो मैंने क्या बोला था कि 100 रुपये कमाने के लिए
कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो घटा है आपका, ठीक है। पहले था 53 रुपीज़ 2020-21 में, जो कि घट के हो गया है 48 रुपीज़। यानी पहले जहाँ 100 रुपये को कमाने के लिए जो पोर्ट्स को 53 रुपीज़ खर्च करना पड़ रहा था, अब वही 100 रुपीज़ अर्न करने के लिए मात्र 48 रुपीज़ खर्च करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो आप इस चीज़ों को ना लिखेंगे, टर्न अराउंड टाइम डिक्रीज फ्रॉम 94 आवर्स टू 52 आवर्स। ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक आप लिख दीजिए इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं टर्न अराउंड टाइम डिक्रीज्ड, ट्रैफिक इंक्रीज्ड, टनेज या कैपेसिटी इंक्रीज्ड, ऑपरेटिंग रेशियो डिक्रीज्ड। तो ये सारा ट्रेंड है इंडियन पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में। अब ये पॉइंट लिखिए दोस्तों, ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इज कोलकाता पोर्ट। लिख लीजिए, ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इज कोलकाता पोर्ट, ठीक है। ये ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है, ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है इंडिया का, ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है इंडिया का। और इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो इसको पूरा आप लिख लीजिएगा। ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया कौन है, वो है कोलकाता पोर्ट, ठीक है। और ये रिवराइन पोर्ट एक ही, मतलब कि नदी में रहने वाला इकलौता पोर्ट है। ये दोस्तों है हुगली नदी पर, मैं यहाँ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो होटल्स हैं ना, वो क्या किए गए हैं, पुराने जो क्रूज शिप्स हैं जो मतलब नदियों में चला जाते थे, पुराने क्रूज जो अब चलने लायक नहीं हो गए हैं, तो उन क्रूज को वहीं पर डॉक कर दिया गया है और उसको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मैं भी ऐसे एक क्रूज में गया था, तो इट वाज वन ऑफ माय फाइनेस्ट एक्सपीरियंस। तो इसको आपको पता रखना है, ये ठीक है। तो ये है आपका कोलकाता पोर्ट के बारे में आप लिख लीजिए। फिर दूसरा लिखिए, मुंबई पोर्ट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है एंड हार्बर है, ठीक है। मुंबई पोर्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर, ये आप लिख लेंगे। फिर देखिए, कामराजार पोर्ट जो है दोस्तों, और द इन्नोर पोर्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। कामराजार पोर्ट को ही इन्नोर पोर्ट बोला जा रहा है तमिलनाडु में, ठीक है। ये ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट रजिस्टर्ड एज ए कंपनी है, ये लिख लीजिए। ये ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है जिसको कि कंपनी की तरह रजिस्टर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको लिख लेना है, ऐसा पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, पोर्ट्स के फंक्शनिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो एक सागर मंथन डैशबोर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो सागर मंथन डैशबोर्ड आप लिख लीजिए, सागर मंथन डैशबोर्ड लिख लीजिए कि मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट्स के लिए है, मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए है, ऐसे लिख लीजिए, सागर मंथन डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट प्रोजेक्ट्स। फिर सागर सेतु ऐप ये किया गया है, बनाया गया है, ये वेसल के रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए है, लिख लीजिए, सागर सेतु ऐप फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वेसल्स, ठीक है। या फिर आप सीधा लिख लीजिए, सागर सेतु ऐप फॉर बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो आपको समझ आया कि समुद्र का जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए सागर सेतु ऐप बनाया गया है। फिर आपका नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल जो है दोस्तों, उसका जो मरीन वाला सेगमेंट है वो भी इससे रिलेटेड काम करता है। अगेन इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आपका और भी है, ये सब आपको, तो इसको पार कर दीजिए अब। आइए दोस्तों, अब हम लोग सर्विसेज सेक्टर को भी लगे हाथ निपटा देते हैं, ठीक है। तो सर्विसेज सेक्टर में सबसे पहला सेक्टर का जो बात करें हम लोग दोस्तों, वो है इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में अभी हाल फिलहाल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है बीमा ट्रिनिटी। बीमा ट्रिनिटी इंट्रोड्यूस नहीं किया, उस पर काम चल रहा है, अभी इंट्रोड्यूस करेगी। तो बीमा ट्रिनिटी क्या, ट्रिनिटी जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, बीमा ट्रिनिटी आप लिख लीजिए, बीमा ट्रिनिटी, बगल में लिख लीजिए बाई IRTAI। तो सिंपल सी बात यह है कि जब ट्रिनिटी है तो इसमें तीन चीज़ें होंगी। तो इसमें तीन चीज़ें क्या क्या है, बीमा सुगम है, तो बीमा सुगम करके आप लिख लीजिए कि बीमा सुगम क्या है। तो इट इज ए प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट इंश्योरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, ठीक है। लिख लीजिए, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट इंश्योरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन टू वन प्लेटफॉर्म। जितने भी इंश्योरेंस करने वाली जितनी भी कंपनीज हैं और इंश्योरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जितने भी एजेंट्स वगैरह, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर देगी, ठीक है। और लिख लीजिए
वन स्टॉप शॉप फॉर कस्टमर्स की तरह काम करेगा। ये वन स्टॉप, एक स्टॉप दुकान की तरह ये काम करेगा कस्टमर्स के लिए। बस इतना ही आप लिख दीजिए, बीमा सुगम। फिर दूसरा है बीमा विस्तार, यानी कि बीमा का जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना है। तो प्रेजेंस बढ़ाएंगे कैसे दोस्तों? इंडिया में अब जैसे कोई कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, कोई लाइफ इंश्योरेंस कराता है, फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराना पड़ता है, फिर एक्सीडेंट्स के लिए इंश्योरेंस कराना पड़ता है। अब एक गरीब आदमी है, अगर वो इन सबका इंश्योरेंस कराने जाए तो उसकी एक मेजर सैलरी का हिस्सा ही उसमें खर्च हो जाएगा, या जो मेजर इनकम है वो आपका इसी सब में चीज़ों में चला जाएगा। तो इसलिए वो करा नहीं पाता है। तो क्या किया गया है? बंडल कर दिया गया है। बंडल यानी सबको जोड़ करके एक ऐसा पॉलिसी बनाने का प्रयास किया जाएगा जिसमें लाइफ भी कवर हो, हेल्थ भी कवर हो, प्रॉपर्टी भी कवर हो, कैजुअलिटीज और एक्सीडेंट्स भी कवर हो। तो लिख दिए बीमा विस्तार क्या है? बीमा विस्तार के अंतर्गत अंदर है दोस्तों बंडल्ड रिस्क कवर टू लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटीज और एक्सीडेंट्स। तो इसको आप लिख लीजिए, ये बंडल्ड रिस्क कवर प्रोवाइड करेगा, हेल्थ कवर भी प्रोवाइड करेगा, लाइफ कवर भी प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर्टीज में भी अगर कुछ लॉस होता है तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। फिर तीसरा लिख लीजिए इसमें बीमा ट्रिनिटी में, तीसरा जो ट्रिनिटी का पार्ट है वो है बीमा वाहक। तो बीमा वाहक दोस्तों आप देखते होंगे इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं, पुराने LIC एजेंट्स आपके गांव वगैरह में रहते होंगे। ठीक है, गांव या शहर जहाँ पे भी आप रहते हो। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा ना, बीमा वाहक क्या करेगा, वीमेन को इंश्योरेंस एजेंट्स के रूप में तैयार करेगा, जो कि गांव सभा वगैरह में जाएंगी, वीमेन हेड, घर के जो महिला हेड हैं उनसे मिलेंगे और उनको कन्विंस करेंगे इंश्योरेंस लेने के लिए। तो सिंपल लिख लीजिए, बीमा वाहक लिख लीजिए कि विल क्रिएट वीमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स, और बगल में लिख लीजिए एज इंश्योरेंस एजेंट, एज इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट की तरह महिलाओं को, तो इससे क्या होगा कि महिलाओं को एक तो रोजगार भी मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है ना दोस्तों, जो इंश्योरेंस का काम है ना वो पुरुषों के लिए तो चलो ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट का लोग काम करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई लेडीज़ है, लेडीज़ को घर में जा कर के वो बोल रहे हैं, जैसे जेंट्स चले गए काम पर, ठीक है, अब इंश्योरेंस एजेंट घर में जा कर के एक तो आसानी से मिल नहीं सकता है इंडियन सिस्टम में, कि अब महिलाओं से बार बार जा कर के मिलेगा तो मिलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन लेडीज जा करके फिर भी मिल सकते हैं, जबकि उसका जो भी हस्बैंड वगैरह काम करने जा चुके हैं तो वो उनसे जा करके मिल सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें किसी महिला को समझाने पुरुष के लिए थोड़ा कठिन है। जैसे पुरुष के लिए ये समझाना कि आपके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो ये महिला तो ऐसे ही उससे गुस्सा हो जाएगी कि ये तो आते के साथ मेरे हस्बैंड की डेथ का बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो महिला है जो समझाने जाएगी तो वो इन सारी चीज़ों में कनेक्ट कर सकती है एक दूसरे के साथ में। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों कि बीमा वाहक। तो बीमा ट्रिनिटी किसके द्वारा लाया गया है? IRDAI के द्वारा लाया गया है, जिसमें कि तीनों का आपको समझना है दोस्तों। अब इसमें क्या कर सकता है ना कि बीमा सुगम की जगह पर ये बोल देगा कि बीमा सुगम है बंडल्ड रिस्क कवर टू लाइफ, तो ये गलत हो जाएगा। बीमा विस्तार की जगह पर लिख देगा कि ये वीमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स प्रमोट करेगा इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वो गलत हो जाएगा। बीमा वाहक की जगह में बोल देगा कि ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इससे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए इंश्योरेंस का करंट स्टेटस क्या है इंडिया में, उसको समझ लीजिए दोस्तों कि हम लोग टोटल प्रीमियम वॉल्यूम के टर्म्स में 10th लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट है। हम लोग 10th लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट है, तो बस इतना लिख लीजिए कि इंडिया इज 10th लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट इन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, फिर लिखिए इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, पहले इंश्योरेंस डेंसिटी समझ लीजिए। देखिए जितने भी इंश्योरेंस के लिए जितने भी प्रीमियम पे किए जा रहे हैं तो उन सारे प्रीमियम को ऐड कर दिया जाए, टोटल प्रीमियम, सभी लोग जितना भी लोग हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए सारे इंश्योरेंस पे कर रहे हैं सबको कम जोड़ दिया जाए, तो टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय आपका होल पॉपुलेशन, तो इसको बोला जाएगा इंश्योरेंस डेंसिटी। तो इसको लिख लीजिए आप, इंश्योरेंस डेंसिटी बराबर टोटल प्रीमियम बटा टोटल पॉपुलेशन, टोटल प्रीमियम बटा टोटल पॉपुलेशन। ये लिखने के बाद इंश्योरेंस डेंसिटी बराबर टोटल प्रीमियम बटा टोटल पॉपुलेशन, ये लिखने के बाद आप लिख लीजिए कि ये इंडिया में 2001 में कितना था, $11, इन 2001 ये था $11, और इन 2021 इट इज़ $91। तो अब देखिए अगर अब ऐसा भी स्टेटमेंट आता है ना, कई लोग आपको प्रीलिम्स के लिए समझाते होंगे कि एक्सट्रीम सेंटेंसेस को नहीं ये करना है, गलत कर देना है। एक्सट्रीम सेंटेंसेस भी सही हो सकते हैं, अगर वो फैक्चुअली सही है तो क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसे बोले
कि इन इंडिया इंश्योरेंस डेंसिटी हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड इन लास्ट 10 ईयर्स और इन लास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, तो वो बात भी बिल्कुल सही कि इंश्योरेंस डेंसिटी बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ है या ड्रेस्टिकली इंक्रीज। ठीक है, तो वो सारा स्टेटमेंट सही, भले ही वो एक्सट्रीम सेंटेंस क्यों ना हो। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इंश्योरेंस डेंसिटी का डेफिनेशन लिख करके ये लिख दीजिए कि 2001 में इंश्योरेंस डेंसिटी थी $11 और 2021 में इंश्योरेंस डेंसिटी है $91। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लेंगे। फिर आप लिखिए दूसरा टर्म इंश्योरेंस पेनेट्रेशन। तो इंश्योरेंस पेनेट्रेशन के बारे में आप लिख लिए, इंश्योरेंस पेनेट्रेशन इसका भी फॉर्मूला लिखें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल प्रीमियम बटा जीडीपी, टोटल प्रीमियम बटा जीडीपी, ये हो गया आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसको रेशियो में निकालना है तो ऐसे ही निकाल देंगे, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो वो सब बात की बात है, ये तो आपको पता होगा। तो इंटू 100 वगैरह मत करिए, इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दीजिए, इंश्योरेंस पेनेट्रेशन लिख लीजिए, टोटल प्रीमियम बटा जीडीपी। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में कि ये 2000 में था 2.7%, इंश्योरेंस प्रीमियम था इंडिया में 2000 में 2.7% और 2021 में ये था 4.2%। तो अब ये कोई बोले कि इंश्योरेंस डेंसिटी हैज कंसिडरेबली इंक्रीज बट इंश्योरेंस पेनेट्रेशन हैज ग्रेजुअली इंक्रीज, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस डेंसिटी तो $11 से सीधा $91 हो गए, 9 गुना हो गए दोस्तों, लगभग 8 टाइम से ज़्यादा हो गई। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस पेनेट्रेशन 2 गुना से भी नहीं हुआ, 2 गुना से थोड़ा कम ही हुआ है। ठीक है, 2 टाइम से थोड़ा कम ही हुआ है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज दोनों ही हुआ है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो इंश्योरेंस पेनेट्रेशन का आप ये लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे कि 2000 में कितना परसेंटेज था और 2021 में कितना परसेंटेज है। दोस्तों आप लोग तो मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते चल सकते हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट का नाम लिखिए, इंडिया इंश्योरेंस लैंडस्केप रिपोर्ट। इंडिया इंश्योरेंस लैंडस्केप रिपोर्ट लिखिए, लॉन्च्ड बाय नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी, लॉन्च्ड बाय नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी, लॉन्च्ड बाय नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी। तो लिखिए कि इंडिया में हेल्थ प्रोटेक्शन गैप जो है 73% है, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप जो है 87% है, मोर्टैलिटी परसेंटेज प्रोटेक्शन गैप जो है वो 90% है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए ह्यूज, ये चीज़ों लिखने के बजाय आप लिख लीजिए ह्यूज हैज आइडेंटिफाइड ह्यूज इन ह्यूज इंश्योरेंस गैप इन हेल्थ, लाइफ एंड अदर्स। ठीक है, ह्यूज इंश्योरेंस गैप इन हेल्थ, लाइफ एंड अदर्स, इसको आप लिख लीजिए बस। जनरली ये तो आपको पता ही है कि इंडिया में इंश्योरेंस गैप तो होगा ही। ठीक है, जितने लोगों को जितना इंश्योरेंस कराना चाहिए वो सारे लोग नहीं करा करके रखे हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। आपको बस ये याद रखना है कि इंडिया इंश्योरेंस लैंडस्केप रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, तो उसको पब्लिश किया है नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी ने। ठीक है, ये आपको पता है, तो ठीक है, अब आप आगे बढ़ जाइए। आइए दोस्तों IRDAI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो IRDAI जो है लिख लीजिए, IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी काम चला सकते हैं, आई होप आपको पता ही होगा। तो IRDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों, अंडर IRDAI एक्ट 1999, ये लिख लीजिए। IRDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट IRDAI एक्ट 1999। हेडक्वार्टर लिख लीजिए इसका हैदराबाद तेलंगाना में है, हेडक्वार्टर लिख लीजिए हैदराबाद तेलंगाना में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है, बाकी इसका काम क्या क्या है देख लीजिए। ये ग्रांट करती है लाइसेंस, फिर पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, इंस्पेक्ट करती है कि वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर किनको ये रेगुलेट करती है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को करती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को करती है, री इंश्योरेंस कंपनीज को करती है, और एजेंसी चैनल्स को करती है, और इंटरमीडियरीज को करती है। तो ये सारी चीज़ें को देख लीजिए। फिर अगला आप लिख लीजिए दोस्तों, ये अभी न्यूज़ में था
क्योंकि ये श्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड जो नॉर्म्स है उसको रिलैक्स किया है IRDAI ने। आप श्योरिटी बॉन्ड्स लिख करके बस इतना लिख लीजिए दोस्तों प्लीज़ कि श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होता है। ये 3 पार्टी बॉन्ड है, ठीक है, 3 पार्टी बॉन्ड है। और इसमें 3 पार्टी बॉन्ड में कौन कौन होता है? 3 पार्टी। एक पार्टी है श्योरिटी, ठीक है, एक पार्टी है प्रिंसिपल और एक पार्टी है ओब्लाइजी। श्योरिटी बॉन्ड जो होता है वो 3 पार्टी बॉन्ड होता है, जिसमें एक पार्टी होता है श्योरिटी, एक पार्टी होता है प्रिंसिपल और एक पार्टी होता है ओब्लाइजी, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए प्लीज़। श्योरिटी बॉन्ड कभी भी बोल देना कि इट इज ए 2 पार्टी बॉन्ड तो वो गलत है, या 4 पार्टी बॉन्ड तो ये गलत है। हमेशा आपको याद रखना है कि श्योरिटी बॉन्ड इज ए 3 पार्टी बॉन्ड। ये बहुत ही यूनिक टाइप का अरेंजमेंट है। जनरली बॉन्ड का जो एग्रीमेंट होता है वो 2 लोगों के बीच में होता है, ये 2 पार्टीज के बीच में होता है, लेकिन श्योरिटी बॉन्ड 3 पार्टीज के बीच में बॉन्ड का अरेंजमेंट है, ठीक है। आइए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं हम लोग मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के बारे में। तो मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म क्या होता है? जैसे कि बाहर से कोई इंसान इंडिया में आ रहा है, मान लीजिए इलाज कराने के लिए, ठीक है, या फिर कोई जिसका हेल्थ वगैरह ठीक भी है इंडिया में आ रहा है योगा कैंप ज्वाइन करने के लिए, तो इसको क्या बोला जाएगा? इलाज करने के लिए आ रहा है तो उसको बोलेंगे मेडिकल टूरिज्म। योगा कैंप ज्वाइन करने के लिए आ रहा है तो उसको बोला जाएगा वेलनेस टूरिज्म। तो इंडिया जो है दोस्तों मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए एक इमर्जिंग डेस्टिनेशन बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपका एक नया कैटेगरी ऑफ वीज़ा बनाया है जिसको बोलते हैं आयुष वीज़ा, ठीक है, आयुष वीज़ा, ठीक है। तो लिख लीजिए आयुष वीज़ा। अच्छा एक चीज़ आपको पता है कि वीज़ा जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? वीज़ा कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है क्या ये? नहीं, वीज़ा के रिलेटेड जो भी काम है दोस्तों वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। प्लीज़ इसको आप लिख लीजिए। वीज़ा, पहले तो लिख लीजिए वीज़ा कम्स अंडर, मतलब वीज़ा इशू करना, ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल देना, ये सारा चीज़ कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो वीज़ा कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऐसे लिखिए, वीज़ा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और फिर ये लिख लीजिए क्रिएटेड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर क्या क्या है? क्रिएटेड न्यू वीज़ा दैट इज आयुष वीज़ा, आयुष वीज़ा, ठीक है। और फिर जहाँ आयुष वीज़ा लिखेगा ना, आयुष वीज़ा जहाँ लिखेगा फिर उसको ऐसे बॉक्स में खींच करके नीचे ऐसे लिख लीजिएगा टू प्रमोट मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, टू प्रमोट मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, ठीक है। बाकी आपको पता है दोस्तों कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इसका शॉर्ट फॉर्म है आयुष। मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि क्या होता है, तो उसके लिए अलग से उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों अभी हाल फिलहाल WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ था। ये हुआ था आपका WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिल करके कंडक्ट कराया था गांधीनगर गुजरात में। तो लिखिए फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, पूरा लिखिएगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट बाई WHO प्लस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। दूसरा लिख लीजिए इन कहाँ पे कराया गया था? गांधीनगर गुजरात, इन गांधीनगर गुजरात, ये लिख लीजिए। काफी नीचे चला गया दोस्तों, एक सेकंड।
ठीक है, तो ये आपने लिख लिया है कि WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट लिख लिया आपने फर्स्ट, किसके द्वारा, WHO के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। और उसका रिजल्ट लिख लीजिए, उसी के नीचे लिख लीजिए रिजल्ट क्या है, गुजरात डिक्लेरेशन। रिजल्ट उसका क्या निकला, गुजरात डिक्लेरेशन, मतलब जो डिक्लेरेशन दिया गया कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेक्टर में हम लोग ये करेंगे, तो ये सारा कुछ उसका गुजरात डिक्लेरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। फिर आप अगला आर्टिकल है दोस्तों, इसके बारे में जानना जरूरी है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है दोस्तों, जैसे कि पेमेंट्स के सेक्टर में यूपीआई ने रिवॉल्यूशन लाया है, तो यूपीआई लाइक रिवॉल्यूशन लाना है डिजिटल कॉमर्स के सेक्टर में। यूपीआई लाइक रिवॉल्यूशन लाना है डिजिटल कॉमर्स के सेक्टर में। तो जैसे यूपीआई से अभी क्या है, सभी लोग जुड़ गए हैं ना, तो वैसे ही चाहते हैं कि सभी लोग डिजिटल कॉमर्स से भी जुड़ गए, जिसको कुछ भी बेचना हो, छोटा से छोटा व्यापारी हो क्यों ना, और छोटा से छोटा जो कस्टमर है क्यों ना, वो डिजिटल कॉमर्स से जुड़ पाए। यही इसका एम है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप लिख लीजिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ये क्या है लिखिए। देखिए ये सारा कीवर्ड आपको ना ध्यान रखना होगा, ध्यान नहीं लिखना होगा आपको। तो व्हाट इज, ये क्या है, व्हाट इज ONDC, तो लिखिए मार्केट एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, ठीक है। ये मार्केट एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है। अगला लिखिए ये ओपन नेटवर्क है, ये ओपन नेटवर्क है। लिखिए नो नीड ऑफ सेंट्रल इंटरमीडियरी, कोई सेंट्रलाइज इसका मैनेजमेंट नहीं होगा। फिर देखिए इनेबलर फॉर मैसिव डिजिटल कॉमर्स, इनेबलर फॉर मैसिव डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है। फिर लिखिए बस इतना लिख लीजिए आप, हो गया। तो व्हाट इज ONDC, तो ये मार्केट एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव, ओपन नेटवर्क है, नो नीड ऑफ सेंट्रल इंटरमीडियरी एंड विल प्रमोट डिजिटल कॉमर्स, इनेबलर फॉर मैसिव डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंशन, ठीक है। फिर लिख लीजिए ONDC इज नॉट, लिख लीजिए ONDC इज नॉट, फिर नंबर 1 में लिखिए ए गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी, अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी। फिर एन एप्लीकेशन और ए प्लेटफॉर्म, ONDC गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर इट इज़ नॉट ए सेंट्रल इंटरमीडियरी, इट इज़ नॉट ए सेंट्रल इंटरमीडियरी। फिर अगला लिखिए ए मीडियम टू हेल्प डिजिटाइज बिजनेसेस, ऐसा भी नहीं कि बिजनेसेस को डिजिटाइज करने के लिए एक मीडियम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, बस आपको देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये ONDC चूंकि इतना न्यूज़ में है, क्योंकि तो ऐसे ही कीवर्ड देख के ही पूछेगा आपको कि ONDC इज ए रेगुलेटरी बॉडी टू प्रमोट ई कॉमर्स इन इंडिया। आप तो सोच रहे हैं कि वाह वाह, ये तो ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए उतना ही आपने फोकस किया, और देख लिया कि तो रेगुलेटरी बॉडी वाले पार्ट पर आपने फोकस ही नहीं किया, तो फिर वो क्वेश्चन हो गया आपका गलत तुरंत से। देखिए यूपीएससी इसी तरह से फंसाती है, इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इसे क्या पूछ सकती है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका दोस्तों। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है NOCS प्लेटफॉर्म लाया गया। ये चीज़ लिखने के बाद नीचे एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बनाइए, NOCS प्लेटफॉर्म, NOCS प्लेटफॉर्म जो है पहले लिखिए किसके द्वारा लाया गया है, लॉन्च्ड बाय NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, तो NBBL, लॉन्च्ड बाय NOCS प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लाया गया है, NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा लाया गया है। NOCS है क्या दोस्तों, NOCS है आपका नेटवर्क ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लायंस सिस्टम। जैसे ये जो ONDC को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, तो वही है आपका NOCS, नेटवर्क ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लायंस सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लायंस सिस्टम प्लेटफॉर्म। NOCS लिखिए नेटवर्क ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लायंस सिस्टम प्लेटफॉर्म, ठीक है। टू प्रोवाइड रिकंसिलिएशन एंड सेटलमेंट सर्विसेज फॉर ONDC नेटवर्क, सीधा लिख लीजिए। देखिए NOCS प्लेटफॉर्म बाई NPCI भारत बिल लिमिटेड, व्हाट इज दिस, तो नेटवर्क ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस सिस्टम प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड रिकंसिलिएशन एंड सेटलमेंट सर्विसेज फॉर ONDC नेटवर्क, ये जो ONDC नेटवर्क है उससे रिलेटेड ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये NOCS प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, NPCI भारत बिल
पे लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि ONDC वॉज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ONDC लॉन्च्ड बाय आपका लॉन्च्ड बाय DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये हो गया दोस्तों आपका सर्विसेज वाला भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए 10 मिनट और हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा एक आधा पेज और निपटा देते हैं हम लोग। एक आर्टिकल और हम लोग ले लेते हैं एनर्जी वाले सेक्टर से, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में ये PT 365 इकोनॉमी को फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान आया है, ठीक है, लिखिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है वो लाया गया है, लिखिए बाई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है। लिख लीजिए अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को ये बोलता है कि आप हर कुछ टाइम पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ले आया करो, और इसी के लिए ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान लेकर के आया गया है 2022 से 2032 के लिए। तो लिख लीजिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान बाई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो इस चीज़ को लाया गया दोस्तों। ये चीज़ें आपने लिख लिया। तो अब आप बस यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। जैसे एनर्जी डिमांड इंडिया में बढ़ रहा है, तो ये चीज़ क्या आपको लिखने की जरूरत है कि इंडिया में एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी कहीं ना कहीं रिन्यूएबल का भी बढ़ रहा है, नॉन रिन्यूएबल का भी बढ़ रहा है। कार्बन एमिशन वैसे जो है हर कोल बेस्ड प्लांट से जो कार्बन एमिशन है उस इमिशन इफिशियंसी कहीं ना कहीं घटाई गई है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर बल दिया गया है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, क्या लिखना है आपको। लिखिए इंडिया का जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कैपेसिटी है उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है इंडिया की, एनर्जी कैपेसिटी, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है दोस्तों कोल सेक्टर से। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बनाई जाती है इंडिया में वो कोल से बनाई जाती है। तो लिख लीजिए कोल से कितना बना जाता है, इसको लिख लीजिए आप 51%, ऐसे लिख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया ऐसे लिख लीजिए। नंबर 1 लिखिए कोल, सबसे हाईएस्ट कोल ही है, तो लिखिए 51% कोल ही इसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब नंबर 2 आप लिखिए, कोल के बाद देखिए, कोल के बाद कहाँ आ सकते हैं आप, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो दूसरे नंबर पर लिखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो ये है 39% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से आती है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर लिखिए, थर्ड नंबर पर आप क्या लिख सकते हैं, गैस बेस्ड प्लांट से 6%, गैस बेस्ड प्लांट से 6%। फिर आ जाइए आप न्यूक्लियर एनर्जी, लगभग 2% से थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर लिग्नाइट बेस्ड प्लांट से लगभग 2%, तो ये लिग्नाइट इसे लिखने की जरूरत है, न्यूक्लियर तक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोल से होता है 51%, फिर रिन्यूएबल एनर्जी से हम सोर्सेस हम लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं लगभग 39%। फिर आपका गैस से बनाया जाता है 6%, और न्यूक्लियर से बनाया जाता है सिर्फ 2% ऑफ द इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को। तो रिन्यूएबल में दोस्तों हाईएस्ट जो है सोलर से आता है, हाईएस्ट लिख लीजिए, सोलर में लिख लीजिए 34%। जितना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका 30% सोलर से आता है, उसका 34% सोलर से आता है। सोलर के बाद लार्ज हाइड्रो प्लांट से आता है, सोलर के बाद लार्ज हाइड्रो प्लांट से आता है आपका 30% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। लार्ज हाइड्रो प्लांट के बाद विंड से आता है 26%, विंड से आता है आपका 26% लिख लीजिए। फिर आपका आता है बायोमास से 7%, बायोमास से 7%।
और फिर आता है स्मॉल हाइड्रो से 3%, स्मॉल हाइड्रो से 3%। दोस्तों इसको लिखना इसलिए जरूरी है घटते क्रम में, क्योंकि घटते या बढ़ते क्रम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्रम को थोड़ा चेंज कर देगा, बोल देगा कि हाईएस्ट एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में विंड से प्रोड्यूस किया जाता है। आप अगर एग्जैक्टली डेटा आपको याद नहीं है तो आप उसमें गलत भी कर सकते हैं, इसलिए इसको लिख करके एकदम याद करना जरूरी है। अब देखिए ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में छोटा सा चीज़ लिख लीजिए कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी लिख लीजिए, ये है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ठीक है। वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी तो इसका काम क्या होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज होता है, जैसे एक स्टेट में जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को जब दूसरे स्टेट में भेजा जाता है ना, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं वहाँ से कुछ चार्जेज लेती हैं, ठीक है। तो इसको बोलता है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस, ठीक है। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेज को वेव ऑफ कर दिया गया है, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ा सस्ता हो सके। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि लिख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज अब लिख लीजिए वेव्ड इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेज ऑन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज वेव्ड इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेज ऑन, ऐसा करके आप लिख लीजिए, ऑन लिख लिए ना। अब यहाँ नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 ऑफ शोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स, ऑन ऑफ शोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स कमीशनड बिफोर 31 दिसंबर 2032 फॉर 25, मतलब 25 साल तक उनको आपको इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 31 दिसंबर भी मत लिखिए, कमीशन बिफोर 2032 लिखिए सिर्फ, ठीक है। फिर अगला लिखिए ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स, इस पर भी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया गया है। फिर अगला लिखिए ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, अगला लिखिए पम्प्ड और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पम्प्ड और बैटरी स्टोरेज सिस्टम। तो यानी इन सबसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की चीज़ें हैं उन सभी पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स चार्जेज को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया है, वेव ऑफ कर दिया है दोस्तों। यही आपका न्यूज़ है। आइए इस लास्ट चीज़ को देख लेते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक चीज़ क्या है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स पावर सेक्टर को रिफॉर्म करेंगी, वो अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.25 से 0.5% एक्स्ट्रा जो है वो बोरो कर सकती हैं, ठीक है। तो लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, अलाउड ऐसे लिखिए, अलाउड 0.25% to 0.5% of extra borrowing to states to reform पावर सेक्टर, बस आप इतना लिख लीजिए। अब क्या क्या रिफॉर्म है दोस्तों इसमें, तो इसमें रिफॉर्म में लिख लीजिए, रिफॉर्म जहाँ लिखिएगा ना टू रिफॉर्म पावर सेक्टर, उसमें रिफॉर्म वर्ड को ऐसे ब्रैकेट में डाल करके नीचे खींचिएगा लाइन। रिफॉर्म में क्या क्या करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीएसयू लॉसेस, यानी स्टेट्स को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि पीएसयू अगर लॉस में चल रहे हैं तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। दूसरा चीज़ ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग, दूसरा चीज़ लिखिए ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग। तीसरा चीज़ आप लिखिए टाइमली ऑडिट होना चाहिए, टाइमली ऑडिट। और चौथा चीज़ लिखिए कि कंप्लायंस विथ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए विथ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स,
तो दोस्तों इसको अब यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं और हम लोग अब नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो में इस पूरे PT365 को कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प हो रहा होगा। देखिए इट्स अ टाइम टेकिंग एंडीवर, बट क्या है कि इसके बाद आपको ना ही PT365 को पढ़ने की ही ज़रूरत है और ना ही नोट्स बनाने में आपको किसी भी टाइप का परेशानी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।